देवस्थानम बोर्ड पर बोले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, सरकार करेगी पुनर्विचार, बोर्ड में शामिल 51 मंदिरों को भी किया जाएगा मुक्त। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार ऊधम सिंह नगर पहुंचे मदन कौशिक, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की तरक्की। वनों में आग लगने का सिलसिला जारी, टांडा के जंगलों में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। उत्तराखंड में बेलगाम कोरोना ने बढ़ाई लोगों की चिंता, 748 नए मरीज आए सामने, संक्रमण की चपेट में आने से 5 की मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका आप उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। कर लेते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार के श्री अखंड परमधाम आश्रम में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्य समिति मार्गदर्शक मंडल की बैठक में पूरे देश में हिंदू धार्मिक स्थलों, तीर्थ स्थलों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने को लेकर चर्चा हुई। वहीं बैठक में शामिल हुए सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड में जिन 51 मंदिरों को शामिल किया गया था उन्हें तत्काल प्रभाव से बाहर कर दिया जाएगा और इसके साथ ही बोर्ड के अस्तित्व पर पुनर्विचार किया जाएगा। वहीं बैठक में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सनातन धर्म संत समाज के खिलाफ चल रही साजिश और लव जिहाद के खिलाफ कड़े कानून बनाने को लेकर चर्चा हुई और राष्ट्र स्तर पर कड़ा कानून बनाने की मांग के साथ प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं बैठक में सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि वो संतों की वाणी को शिरोधार्य मानते हैं और संत समाज की किसी भी मांग को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक बीजेपी के अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद पहली बार ऊधम सिंह नगर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रुद्रपुर के गांधी पार्क में स्वागत समारोह का आयोजन भी किया। कार्यक्रम के बाद मदन कौशिक ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी की सरकार आने का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की पर है। इसी प्रकार से मैं कई जनपदों का दौरा कर चुका हूं। कार्यकर्ताओं में एक बड़ा उत्साह है, हमारे पास मजबूत संगठन की क्षमता है, तो इन आधार पर हमें 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करने का लक्ष्य हमने अपने कार्यकर्ताओं को दिया है और मुझे विश्वास है कि जो मैं कार्यकर्ताओं में एक उत्साह देख रहा हूँ और जो हमारे संगठन की क्षमता है, इसके आधार पर 2017 से बड़ी हम विजय प्राप्त करेंगे। विजय प्राप्त करने के पीछे जहाँ हमारी संगठन की क्षमता है, जहाँ कार्यकर्ताओं का उत्साह है, वहीं हमारे पास एक लोकप्रिय सरकार राज्य में भी है, केंद्र में भी है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 4 वर्षों में लगातार इस प्रदेश में एक डबल इंजन का एहसास कराया है, चाहे वो कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर के क्षेत्र में हो, चाहे वो पेयजल के क्षेत्र में हो, चाहे वो अर्बन के क्षेत्र में हो। प्रत्येक क्षेत्र में हमें जितना राज्य को आवश्यकता थी उसके अनुसार हमें उन्होंने दिया है। तो आज इस दौरे के अवसर पर मैं निश्चित रूप से अपने सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम उन्होंने यहाँ आज आयोजित किया है और आने वाले समय में लगातार संगठन के अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें मुझे बार बार कार्यकर्ताओं को पूछना। हमारे पूर्व अध्यक्ष बंशीधर भगत जी और मदन कौशिक जी का संकल्प है इस बार 60 पार, और विश्वास करिए कि इस बार 60 पार होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई पूरे देश के लिए काम करती है। जिस पार्टी की आइडियोलॉजी सबसे बड़ी हो, ये कहती है कि मेरा देश है, दूसरे नंबर पे मेरी पार्टी है, तीसरे नंबर पे हमारा कार्यकर्ता। तो वहीं चारधाम यात्रा के लिए कुछ समय ही बचा है और जिस प्रकार से पूरे देश समेत उत्तराखंड में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में शासन और जिला प्रशासन के सामने चारधाम यात्रा को शुरू करना बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है। इसके साथ ही बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों की चेकिंग टेस्टिंग करना भी जिला प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती रहेगा। बता दें कि पिछले साल कोरोना संक्रमण के चलते लगे लॉकडाउन से चारधाम यात्रा शून्य रही थी,
जिस कारण सबसे ज्यादा नुकसान व्यवसायियों को हुआ था। और जिस प्रकार कोरोना वायरस के मामलों में हो रही बढ़ोतरी ने एक बार फिर से व्यापारियों की नींदें खोलकर रख दी हैं। वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि चार धाम यात्रा हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसलिए कोरोना संक्रमण से बचाव करते हुए यात्रा का सफलतापूर्वक शुरू करना हमारा प्रयास रहेगा। यात्रा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे व्यापार के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा स्तंभ है हमारे लिए, क्योंकि यमुना घाटी और गंगा घाटी में कई होटल, ढाबे, खच्चर आदि इस पर निर्भर रहते हैं। तो इसीलिए हम अभी सतर्कता बरत रहे हैं ताकि हमें उत्तरकाशी में कोई भी ऐसा केस का सर्ज ना देखने को मिले और जो एडवांस बुकिंग होती हैं या जो लोगों ने प्लान बना रखे हैं यानी कि उनका कोई प्लान ऐसा प्रभावित ना हो। और इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि कोविड का जो बिहेवियर है, जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं, उनको हम तत्काल टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट करते रहें। इसके लिए चारधाम की प्रिपरेशंस हम अपनी पूरी गति पे हम अपनी चालू रखे हुए हैं, ये मानते हुए कि हमारे पास काफ़ी अधिक यात्रा में चारधाम यात्री आएंगे। जो यात्री ठीक यात्रा मार्ग ठीक करने हैं या फिर जो धामों में जो तैयारी। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में शुक्रवार को 748 नए संक्रमित मिले, जबकि 5 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। वहीं एक्टिव केस की संख्या 5384 पहुंच गई है और स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को 31,441 सैंपलों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक 1,06,246 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 97,327 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं बता दें कि देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा मामले मिल रहे हैं। तो वहीं रुद्रप्रयाग जिले में एक भी संक्रमित सामने नहीं आया है। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सरकार गंभीर हो गई है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने संकेत दिए हैं कि प्रदेश में कोरोना को लगाम लगाने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। नाइट कर्फ्यू लगाने पर अंतिम फैसला कैबिनेट मीटिंग में लिया जा सकता है। बता दें कि प्रदेश में कोरोना की रफ्तार में अचानक तेजी आई है। प्रदेश भर में अब तक कुल मरीजों की संख्या 1,05,498 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1,744 पर पहुंच गया है। तो उत्तराखंड हित में नए और अहम फैसले लेने में देरी नहीं कर रहे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अब विपक्षी विधायकों के प्रति दरिया दिली भी दिखा रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री की इस पहल से कांग्रेस विधायक हरीश धामी भी खुश दिखे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। बता दें कि कांग्रेस विधायक बीजेपी सरकार के 4 साल के कार्यकाल में विपक्ष की उपेक्षा का आरोप लगाते रहे हैं। बतौर मुख्यमंत्री 1 माह से कम कार्यकाल में तीरथ सिंह रावत ने इस धारणा को तोड़ने की पहल की है और इसी कड़ी में उन्होंने धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी से मुलाकात की। यही नहीं, उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए विपक्षी विधायक से विकास कार्यों का फीडबैक भी लिया। बताया जा रहा है कि विपक्ष के विधायकों से मिलने का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में विपक्ष के अन्य विधायकों से उनके गृह क्षेत्रों के फीडबैक लेंगे और इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने उत्तराखंड में विपक्षी विधायकों से मिलने की परंपरा शुरू की थी। उधर तीरथ सिंह रावत ने इस सकारात्मक रवैये से सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष के विधायकों की उम्मीदों भी बढ़ गई हैं। तो चारधाम यात्रा में बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों को कोविड निगेटिव जांच रिपोर्ट या वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र साथ लाना होगा। दरअसल बीते वर्ष भी सीमित संख्या और कोविड निगेटिव रिपोर्ट के आधार पर ही चारधाम यात्रा में आने की अनुमति दी गई थी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि लगातार बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र की अनिवार्यता रहेगी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए चारधाम यात्रा प्रारंभ की जाएगी। चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और अभी वहां पर बर्फबारी है और निश्चित रूप में मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए और कोरोना 19 का जो संक्रमण हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को लेते हुए, सैनिटाइजेशन को लेते हुए और मास्क पहनते हुए ये यात्रा प्रारंभ होगी और इसको संपन्न किया जाएगा। सर, हर टाउन की जो है, हर जगह की अपनी कैरिंग कैपेसिटी है। उस कैरिंग कैपेसिटी के मुताबिक ही वहाँ पर लोग जा पाएंगे और वहाँ पर दर्शन कर पाएंगे। सर, पिछले साल की तरह ही ऐसे ही रहेगी यात्रा या इस समय थोड़ा यात्रा पिछले साल चली थी, बहुत अच्छी चली थी और आपको पता है कि हमने
विधिवत जो चारों धामों के पट थे वो खुलवाए। उसके बाद धीरे धीरे यात्रा शुरू हुई, काफ़ी लोग पहुँचे, पर जो वहाँ की कैरिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोगों को वहाँ नहीं जाने दिया जाएगा। और सबको ये अपेक्षा की जाएगी सभी से, सभी दर्शकों से, कि वह देह दूरी बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। तो उधर सितारगंज नगर पालिका में 2 दिन पूर्व हुए अवर अभियंता और पंजीकृत ठेकेदार के बीच मारपीट में धारदार हथियार से ठेकेदार के सिर पर हमले के मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। दरअसल शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष विशन दत्त जोशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजकर ठेकेदार इरशाद अहमद को घायल करने वाले अवर अभियंता रविंद्र सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत जोशी के कोतवाली पहुंचकर कोतवाल को भी ज्ञापन देकर अवर अभियंता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीड़ित के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है और आम आदमी पार्टी झूठे मुकदमे को वापस लेने की मांग करती है। सम्मानित साथी जो इरशाद प्रोटोदी जी हैं, बहुत ही ईमानदार आदमी है और उनके साथ जिस तरीके से मारपीट हुआ है ये बिल्कुल न्याय संगत तो नहीं है। और लोग मीमांसा चाहते हैं, लेकिन इस तरीके से पॉलिसी कर की मीमांसा नहीं है कि क्रॉस केस कर देंगे तो अपना मीमांसा हो जाएगा। ये कौन सा तरीका है? अगला आदमी के सिर में चोट लगा है, टका लगा है 5-6, एक तरीके से 302 के क्या नाम है मुकदमा बनता है अगेंस्ट के ऊपर में। उसके बावजूद भी उनके ऊपर जो है क्रॉस केस करके इस केस को दबाने की कोशिश किया। हमारी मांग है कि ये केस जो उनके ऊपर लगाया गया वो बिल्कुल वापिस कराया जाए और जो अपराधी लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाया जाए। ये आम आदमी पार्टी यदि इसमें क्या नाम है किसी प्रकार की नॉर्म बरती गई तो ये बाकायदा सितारगंज क्षेत्र में। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि सल्ट का उपचुनाव जनबल और धनबल के बीच है, लेकिन इसमें जीत जनबल की ही होगी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कहा था कि डबल इंजन की सरकार आई तो प्रदेश और केंद्र का विकास होगा, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने अपने वादे के अनुरूप न किसानों का ऋण माफ किया, न ही महंगाई कम की। आज किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। गैस, पेट्रोल, राशन दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गैरसैंड राजधानी तो घोषित कर दी, लेकिन वहां से कुछ भी संचालन नहीं हो रहा। बीजेपी सरकार केवल सीएम बदलने का काम कर रही है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव की आधारशिला सल्ट के उपचुनाव में रखी जाएगी। देखिए, सल्ट का चुनाव है और ये चुनाव सीधे सीधे धनबल और जनबल के बीच में है और मुझे लगता है कि लोकतंत्र में सदैव जो है जनबल जीतता है। इस बार भी हम जीतेंगे। परिस्थितियां निश्चित रूप से हमारे अनुकूल है। सरकार ने जो वादे किए थे, सरकार उस वादे के विपरीत जो है आचरण कर रही है। आज किसान सड़क पर है, नौजवान सड़क पर है, महंगाई अपने चरम पर है, सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तबाह है, विकास के काम अवरुद्ध हैं, प्राधिकरण जो है सरकार ने तोहफे में उत्तराखंड के लोगों को दे दिए हैं, देवी आपदा प्रबंधन ध्वस्त है और सल्ट में तो चिकित्सा सेवाएं की जो स्थिति है वो बदहाल है, सड़कों की स्थिति बदहाल है, शिक्षा व्यवस्था चौपट है। तो ऐसी परिस्थितियों में निश्चित रूप से लोग इंतजार कर रहे हैं कि वोट का दिन आए और सरकार को। सल्ट उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने उम्मीदवार दिल्ली से आयात किए हैं। बहुत ही एक तरफा माहौल श्रीमती गंगा पंचोली जी के लिए बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। खास करके मातृशक्ति और युवाओं का जोश उनके साथ देखा जा सकता है। एक हुजूम उमड़ कर आ रहा है गंगा पंचोली जी के लिए, क्योंकि गंगा पंचोली वो महिला है जो हर सुख दुख में, खास करके कोरोना संकट के दौरान सल्ट विधानसभा की जनता के साथ दृढ़ता के साथ खड़ी हुई दिखाई पड़ी। वहीं ये जो भाजपा का प्रत्याशी है वो दिल्ली से आयात किए गए हैं और वो नदारद रहे, उनका कोई योगदान सल्ट विधानसभा के विकास के लिए या वहाँ के लोगों के हितों के लिए नहीं दिखाई पड़ा। अपनी सरकार होते हुए भी उन्होंने कोई भी ऐसी कोशिश नहीं करी जिसमें सल्ट विधानसभा, जो कि एक बहुत ही दूरस्थ ग्रामीण इलाका है, वहाँ मूलभूत
मूलभूत सुविधाओं का बहुत ही अभाव है। खास करके पानी का तो बहुत भारी संकट सल्ट में है। मैं स्वयं सल्ट से होकर आ रही हूँ और वहाँ पर जो माहौल देखने को मिला वो ये देखने को मिला कि बेरोजगारी से युवा अवसादग्रस्त है, निराश है और वो प्रतिबद्ध है, समर्पित होकर गंगा पंचोली जी के साथ जुड़ा हुआ है और इस बात का संकल्प ले चुका है कि भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना है। और आने वाले दिनों में 17 तारीख को मतदान है। आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी वहां पर भारी मतों के साथ। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। रुड़की में कोरोना महामारी के प्रकोप को बढ़ता हुआ देख लोगों की ओर से इस महामारी से बचने के लिए अब धार्मिक आयोजन भी शुरू किए जा रहे हैं। दरअसल इसी के चलते रामनगर स्थित महाकाली मंदिर में महाकाली काल भैरव की 40 दिन तक जलने वाली अखंड ज्योत की शुरुआत की गई है। बता दें कि देश भर की तरह अब रुड़की में भी कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार भी चिंतित दिखाई दे रही है और इस महामारी से बचने के लिए अब धार्मिक गुरु भी धार्मिक आयोजन कर रहे हैं और इसी के चलते रामनगर स्थित महाकाली मंदिर में महाकाली काल भैरव की अखंड ज्योत शुरू की गई है। आज ये अखंड ज्योत जलाई गई है इसलिए कि कोरोना वायरस के प्रकोप से पूरा विश्व परेशान है और लोगों को खतरा बना हुआ है कोरोना वायरस से और सब व्यापार आम जन का जीवन डिस्टर्ब हो गया है कोरोना वायरस से। तो ये ज्योत इसलिए जलाई गई है कि जिससे माँ काली और उनके बेटे काल भैरव अपना हमारी प्रार्थना स्वीकार करते हुए इसका समूल नष्ट कर दें कोरोना वायरस को विश्व से और आम जन सेहतमंद रह सकें, इसका खौफ समाप्त हो जाए और पहले की तरह समाज के लोग अपना कार्य कर सकें। ये 40 दिन के लिए जलाई गई है और आज यानी 9 अप्रैल 2021 से शुरू होके ये 20 मई 2021 तक अखंड जलेगी दिन रात। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। ऐसे में लाल कुआं स्थित टांडा के जंगल में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। दरअसल घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह ने फायर ब्रिगेड को फोन कर तत्काल घटनास्थल पर बुलाया। वहीं वन विभाग के कर्मचारी बिना संसाधन के ही आग को झाड़ियों से बुझाते हुए नजर आने लगे। इस दौरान प्रशासन ने नगर पंचायत टैंक से आग बुझाने के प्रयास भी किए, लेकिन आग धीरे धीरे अपना विकराल रूप लेते जा रही थी और जिससे जंगल से लगी निकट की बस्तियों में भय का माहौल हो गया। इसके साथ ही मौके पर पहुंची उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह ने वन अधिकारियों से सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए। वन क्षेत्र में आग लगी हुई है और इधर हमारी ये लाल कुआं की भी बस्ती से सटी हुई है। तो यहाँ पर अभी जो नगर पंचायत की ओर से टैंकर लगाया गया है, आग बुझाने का कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा अभी मैंने सेंचुरी से भी फायर ब्रिगेड की बात की है, वो बस मौके पे पहुँच रही है और शीघ्र ही इसको आग को बुझा लिया जाएगा। बात हुई है, उन्होंने मुझे बताया है कि मौके पे आग काफ़ी कंट्रोल कर ली गई है, लेकिन अभी जो थोड़ी बहुत भी ये दिख रही है इसके लिए फायर ब्रिगेड लगा के अभी इसको भी पूरा कंट्रोल कर लिया जाएगा। आपको रोकने बिल्कुल देखिए, डीएम सर का निर्देश है, लगातार कई बैठकें इसको लेकर हो चुकी हैं। इसमें आपसी सामंजस्य से जो भी ये वनाग्नि हो रही है उसके लिए पूरी टीम तैनात की गई है कि ऐसी घटनाएं ना हो और कहीं भी कोई आबादी को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। उसके लिए लगातार दिशा निर्देश मिल रहे हैं, जिसके क्रम में आज मैं यहाँ स्वयं अभी रुकी भी हुई हूँ। रंजन साहब से भी मेरी बात हुई है और अभी हम लोग इसको शीघ्र ही कंट्रोल कर लेंगे। तो उत्तराखंड के दिनेशपुर में हर साल की तरह इस साल भी महवा रूड़ी के पावन पर्व पर श्री हरिचंद गुरुचंद धर्म मंदिर में स्थित तालाब में आस्था का स्नान हुआ। हालांकि कोविड-19 के संक्रमण के चलते प्रशासन ने स्नान पर मेले पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद स्थानीय लोगों ने कामना सागर के नाम से प्रसिद्ध तालाब में आस्था की डुबकी लगाई और श्रद्धालुओं की भीड़ के साथ ही लोगों ने कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां भी उड़ा दी। लोगों का मानना है कि तालाब में स्नान करने पर शरीर में सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है।
तो उत्तराखंड में नशे के विरोध में चलाए जा रहे अभियान के तहत किच्छा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक स्मैक तस्कर को धर दबोचा है। दरअसल पुलिस ने सूचना के आधार पर धाधा फार्म गोला नदी पर युवक राजू को 14.67 ग्राम स्मैक के साथ रंगे हाथों धर दबोचा और वहीं बरामद किए गए स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1,50,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने अभियुक्त पर कार्रवाई करते हुए मामले में एफआईआर पंजीकृत कर न्यायालय पेश किया है। इसके साथ ही पुलिस ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ पहले भी किच्छा थाने में एनडीपीएस के तहत 2 मुकदमे दर्ज हैं। कल पुलिस ने ये धाधा फार्म है जो गोला नदी के लगे हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति को, जिसका नाम राजू सनौब बादशाह, जो बढ़िया भट्टा किच्छा का रहने वाला है, इसके पास से 14.67 ग्राम स्मैक और जिसमें नियमानुसार अभियुक्त पंजीकृत कर दिया गया है। आज अभियुक्त को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है और इस स्मैक की कीमत लगभग 1.5 लाख है। सर, इसका ऐतिहासिक रिकॉर्ड क्या है? इसमें जो हमारे थाने में इसमें 2 मुकदमे पहले भी पूर्व में एनडीपीएस के अभियुक्त पंजीकृत हैं और इसके बारे में तो उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाओं से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में पौड़ी के जिला अस्पताल के नेत्र चिकित्सक ने बताया कि आसपास के जंगलों में आग की घटना से जहां एक ओर हमारी वन संपदा जलकर खाक हो रही है, वहीं इसका दुष्प्रभाव हमारे पर्यावरण के साथ ही अब लोगों की आंखों पर भी पड़ने लगा है। दरअसल नेत्र चिकित्सक श्रेष्ठांक ने बताया कि जिला चिकित्सालय पौड़ी में लगातार आंखों से संबंधित मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही जो लोग पहले से आंखों की बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें इस धुएं से आंखों को बचाने की सलाह भी दी। दरअसल धुआं है तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आग लगी हुई है, बट जनरली आंखों के पेशेंट्स आते हैं कंप्लेंट्स के साथ कि हमारे ड्राइनेस है, वाटरिंग हो रही है, आंखों से पानी ज़्यादा आ रहा है, लालामी ज़्यादा हो रही है और खुजली ज़्यादा हो रही है। ये कंप्लेंट्स के साथ ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं आजकल। बाकी जो पुराने पेशेंट्स रहते हैं, जो ड्राई आई पुराने सिंड्रोम के पेशेंट। तो रामनगर के मालधन में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसे लेकर अब वन विभाग किसानों को मुआवजा देने की बात कह रहा है। दरअसल वन विभाग के रेंज आम पोखरा के मालधन और उसके आसपास के क्षेत्रों में हाथियों की ओर से लगातार किसानों की फसलों को खराब किया जा रहा है और किसान इससे काफी परेशान और चिंतित भी नजर आ रहे हैं। दरअसल अब वन विभाग किसानों की मदद से हाथियों को खदेड़ने में लगा है और उनकी ओर से किसानों को मुआवजा देने की बात भी कही जा रही है। हमें सूचना में आया है कि मालधन क्षेत्र में हाथी ने कुछ फसलों को नुकसान किया है, तो पहला तो स्टाफ को सूचित कर दिया गया है कि वहां पर आप शाम के समय पे और रात के समय पे गश्त करते रहें। दूसरा, प्रभाग द्वारा एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे एनाइडर एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो मंगाया गया है, जिसमें अगर हाथी उसको क्रॉस करता है तो उसमें लाइट फ्लैश होगी और सायरन वगैरह बजेगा, जिससे हाथी आवाज़ सुन के जंगल में वापस चला जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे उसको भी जंगल में लगाया जाएगा। और साथ ही स्टाफ को ऐसा भी कहा गया है कि जिन जिन खेतों में नुकसान हुआ है वहाँ पर उनके मुआवजे का प्रकरण बनाकर यथाशीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें, जिनसे उनके नुकसान। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ ही टीकाकरण कराने वालों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हो गई है। दरअसल गुरुवार को टीकाकरण के पुराने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं और रिकॉर्ड 1 लाख से अधिक लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए टीका लगाया और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को राज्य भर में बनाए गए 718 टीकाकरण बूथों पर कुल 1,07,658 लोगों को टीका लगाए गए और 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से ये पहली बार है जब राज्य में एक ही दिन में 1 लाख से अधिक लोगों को कोरोना के टीका लगाए गए हैं और इसके साथ ही राज्य में टीके की एक डोज लगाने वालों की संख्या 1,66,000 के पार पहुंच गई है, जबकि एक डोज लगाने वालों का आंकड़ा 10 लाख को पार कर गया है। और राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर कुलदीप सिंह मारतोलिया ने बताया कि टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाई जा रही है और ताकि कम से कम समय में राज्य की ज्यादा से ज्यादा आबादी को कवर किया जा सके। आप उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।